डिटेक्टिव जे अभी अपने गांव आया हुआ है अपने मम्मी पापा से मिलने। तभी उसे खबर मिलती है कि गांव के एक सेठ का जंगल में शव मिला है। डिटेक्टिव जे भी वहीं पहुंचता है तो देखता है कि सेठ की लाश नदी के किनारे पड़ी हुई है और वहां कुछ गांव वाले और उसका भाई भी खड़ा हुआ है। डिटेक्टिव जे ने सेठ के भाई से बात की तो उसने बताया, मेरे बड़े भाई कल जंगल में शिकार करने आए थे, पर वो जब रात तक घर नहीं आए तो इसलिए मैं सुबह सभी गांव वालों के साथ मिलकर यहाँ उन्हें ढूंढने आया और जब यहाँ आया तो उनकी लाश मिली। लगता है किसी खूंखार जानवर ने उनकी जान ले ली। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। डिटेक्टिव जे को नहीं लग रहा था कि किसी जानवर ने उसकी जान ली है। डिटेक्टिव जे ने सेठ की लाश पलट कर देखी तो उसने देखा कि सेठ की पीठ पर गोली चली हुई है। मुझे पहले ही शक था इस पर किसी ने गोली चलाई है और उसी गोली से इसकी मौत हुई है, पर ये गोली पास से नहीं चली, ये दूर से चली है, नहीं तो गोली आर पार हो जाती। हो सकता है जब ये सेठ यहाँ नदी किनारे पानी पीने आया होगा तभी इस पर किसी ने पीछे से गोली चला दी होगी। डिटेक्टिव जे जंगल की छानबीन करने लगता है कि तभी उसे किसी का कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि पास वाले गांव में भी एक ऐसे ही सेठ की मौत हो गई है। डिटेक्टिव जे तुरंत वहां पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि इस सेठ की भी मौत जंगल में शिकार करने के दौरान हुई थी। डिटेक्टिव जे ने सेठ की लाश ध्यान से देखी तो समझ गया कि इसका भी मर्डर हुआ है, क्योंकि इस सेठ के पेट में एक बड़ा सा निशान है जहाँ से खून बह रहा है। उसके अलावा शरीर पर कोई निशान नहीं है। अगर कोई जानवर हमला करता तो बहुत सारे निशान होते, न ही एक निशान, मतलब किसी ने नुकीली चीज से इन पर वार किया है। डिटेक्टिव जे उसके परिवार वालों से पूछता है तो वो बताते हैं कि वो भी शिकार करने जंगल गया था। डिटेक्टिव जे उनमें से एक आदमी से कहता है, तुम मुझे उस जगह ले जा सकते हो जहाँ इनकी मौत हुई थी और तुम इनकी लाश उठा कर लाए थे। वो आदमी उसे उस जगह जंगल में ले जाता है, पर तभी उन्हें एक शेर दिखाई देता है जिसे देख दोनों डर जाते हैं और एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। कुछ देर बाद वो शेर वहाँ से चला जाता है, पर वो आदमी बहुत डर जाता है। मैं आगे नहीं जा सकता, आगे बहुत खतरनाक जानवर हो सकते हैं, तुम ही जाओ, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। डिटेक्टिव जे अब अकेले ही जंगल में आगे बढ़ रहा था। उसे पूरा शक था कि दोनों केसेस में कोई ना कोई लिंक जरूर है। थोड़ी दूर जाकर उसे दो रास्ते नजर आते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उसे कौन सा रास्ता लेना चाहिए? इस वाले रास्ते पर जानवरों के पैरों के निशान हैं, मतलब वो सेठ इसी वाले रास्ते से गया होगा, क्योंकि शिकार तो वो जानवर का करने आया था, तो जहाँ जानवर मिलेंगे वो वहीं तो जाएगा, जबकि दूसरे वाले रास्ते पर किसी भी जानवर के पैरों के निशान नहीं है। डिटेक्टिव जे उसी वाले रास्ते पर आगे जाता है। थोड़ी आगे जाकर वो उस जगह पहुंच जाता है जहां सेठ का खून हुआ था। वहां बहुत सारे पैरों के निशान थे और खून भी वहीं पड़ा था। जब गांव वाले उस सेठ को लेने आए होंगे तभी उन गांव वालों के पैरों के निशान यहाँ छप गए होंगे। तभी और छानबीन करने के बाद उसे थोड़ी दूर एक अंगूठी पड़ी हुई मिलती है जो बहुत कीमती थी। ये जरूर उस सेठ की होगी। डिटेक्टिव जे अंगूठी लेकर वापस गांव आ जाता है जहां उसे पता चलता है कि अभी जिन दोनों सेठों की मौत हुई वो दोनों रिश्तेदार थे। मतलब हो सकता है कि खून करने वाला कोई एक ही आदमी हो। डिटेक्टिव जे को जो अंगूठी मिली थी वो उसने सेठ के परिवार को दिखाई तो उन्होंने बताया कि चंपक सेठ ऐसी कोई भी अंगूठी नहीं पहनते थे। डिटेक्टिव जे गांव के सुनार के पास जाता है जो उसे बताता है कि ये अंगूठी उसने ही बनाई है। किसके लिए बनाई थी आपने ये अंगूठी, आप मुझे बता सकते हैं? चंपक जी की जवाई के लिए। वो दूसरे गांव वाले गांव में रहते हैं ना, उनके लिए। वो एक दिन आए थे मेरे पास तो मैंने बनाकर दी थी। सुंदर है ना? ये सुनकर डिटेक्टिव जे तुरंत समझ जाता है कि खून चंपक के जवाई ने किया है, वरना उसकी अंगूठी वहाँ क्या करती। डिटेक्टिव जे तुरंत सेठ के छोटे भाई के पास पहुँच जाता है और उसे 2 थप्पड़ मारता है। वो अपना जुर्म कबूल लेता है। हाँ, मैंने ही मारा अपने भाई को और अपने ससुर को भी, ताकि दोनों घरों की जायदाद और संपत्ति मैं हड़प सकूं। इस तरह डिटेक्टिव जे ने ये केस भी अपनी समझदारी से सॉल्व कर दिया। आज डिटेक्टिव जे बहुत दिनों बाद टीवी देख रहा था, तभी उसने एक न्यूज चैनल चलाया। चैनल पर न्यूज एंकर ने बताया, शहर के बाहर एक जंगल में एक गुफा है। उस गुफा में एक खजाना छुपा हुआ है, पर अभी तक जो भी उस खजाने को ढूंढने गया वो वापस नहीं आया। ये देख डिटेक्टिव जे सोचता है, क्यों ना आज यही खजाना ढूंढा जाए, चलो चलते हैं। डिटेक्टिव जे गुफा के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर में शहर के बाहर उस गुफा के पास पहुंच जाता है और उस
गुफा के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर उसे किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। डिटेक्टिव जे उन पैरों के निशान को फॉलो करता है। अंदर जाकर उसे एक झील दिखाई देती है। गुफा के अंदर ये बहुत बड़ी झील थी और उसके आगे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। इसे देखकर डिटेक्टिव जे तुरंत समझ जाता है कि न्यूज एंकर जो कह रहा था वो सच था, क्योंकि यहाँ सिर्फ किसी के जाने के पैरों के निशान हैं, वापस आने के नहीं। इसलिए डिटेक्टिव जे गुफा से बाहर निकल आता है और वहीं उसे कुछ भेड़ बकरी चरती हुई नजर आती हैं और उनके पास 2 आदमी भी खड़े थे। आपने गुफा के अंदर के खजाने के बारे में सुना है क्या? साहब आप अंदर नहीं जाना, अंदर जाना बहुत खतरनाक है। जो भी गया है वो वापस नहीं आया। डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि वो चरवाहे नहीं और वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही महंगे जूते पहने हुए थे और चरवाहों के पास इतने महंगे जूते आए कहां से। डिटेक्टिव जे वहां से जाने का नाटक करता है और जैसे ही वहां से शहर की तरफ जाने लगते हैं, डिटेक्टिव जे उनका पीछा करने लगता है। तभी वो देखता है कि वो एक सुनसान से खंडर में चले जाते हैं। डिटेक्टिव जे भी उनके पीछे जाता है और खिड़की से उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। तभी उसे सुनाई देता है, लोगों को हमारे खजाने के बारे में पता चल रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा उस खजाने की तलाश करने आ रहे हैं। हमें जल्दी ही उसकी टेररिस्ट के साथ डीलिंग करनी होगी, नहीं तो हमारे हाथों से सारा पैसा चला जाएगा। इसके कारण कई लोगों को हमें मारना पड़ा है। ऐसा न हो कि खजाना भी हाथ से चला जाए। डिटेक्टिव जे तुरंत वापस गुफा के पास पहुंचता है और उसी झील के पास जाता है तो देखता है कि झील के नीचे से जो नदी जा रही थी उसमें गंदी गंदी चीजें बहकर आ रही थी। चिप्स के पैकेट, वाटर बोतल और बहुत सारा कबाड़ा, जबकि झील से तो साफ पानी ही गिर रहा है। इससे वो समझ जाता है कि झील के पीछे से ये पानी आ रहा है और वो तैरते हुए झील के उस तरफ पहुंच जाता है और देखता है कि सामने 2 रास्ते नजर आ रहे हैं। उन दोनों रास्तों को देख उसे समझ नहीं आ रहा था कि खजाने की तरफ कौन सा रास्ता जा रहा है। तभी उसने ध्यान से देखा, एक रास्ते की तरफ बहुत सारे पैरों के निशान जा रहे हैं, मतलब लोग वहीं से जाते होंगे। डिटेक्टिव जे उसी रास्ते पर चला जाता है। आगे जाकर उसे एक खजाने के पास एक आदमी खड़ा नजर आता है। अब क्या करूं? याद आया, मेरे पास बेहोश करने वाली धुआं गोली है, इसका इस्तेमाल करता हूं। डिटेक्टिव जे उस आदमी के पास धुआं गोली फेंकता है और उसके निकले धुएं को सुनकर वो आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। डिटेक्टिव जे अब आगे बढ़ता है तो उसे वो खजाना नजर आता है। डिटेक्टिव जे तुरंत पुलिस को फोन कर देता है और वहीं आने को बोल देता है। तभी वो देखता है कि खजाने के पीछे से एक गुफा के पास एक दरवाजा जा रहा है। वो उस दरवाजे से निकलकर देखता है तो पाता है कि वो दरवाजा गुफा के बाहर आकर दूसरी तरफ खुल रहा है। इसका मतलब वो लोग इसी रास्ते से खजाना लाते होंगे, नहीं तो अगर झील की तरफ से लाते तो इतना भारी खजाना नहीं ला सकते थे। इसी रास्ते से वो ये सब करते होंगे। मगर तभी वहाँ 5-6 लोग पहुँच जाते हैं और उसमें 2 आदमी वही थे जो उसे पहले मिले थे। अच्छा, तो तू यहाँ तक पहुँच गया, पर कोई नहीं, इससे आगे तुम नहीं जा पाएगा। चिंकू, जाल में डालो इसे। उन दोनों ने डिटेक्टिव जे को जाल में फंसा दिया, पर डिटेक्टिव जे भी बहुत चालू था। उसने अपने फोन की GPS लोकेशन ऑन कर दी और उसे खजाने में फेंक दिया। कुछ ही देर में 4 बड़ी गाड़ी वहाँ पहुँची और सारा खजाना उसमें लोड कर दिया गया। डिटेक्टिव जे ने उनके जाने के बाद वो जाल चाकू से काट दिया। डिटेक्टिव जे हमेशा अपने साथ ये चाकू रखता है और उस दरवाजे से वो बाहर निकल आता है। तभी इंस्पेक्टर भी उसे रोड पर मिल जाता है। डिटेक्टिव जे उसके साथ बैठता है और उसके फोन से अपने फोन को ट्रैक करने लगा। कुछ ही देर में वो वहीं पहुंच गया जहां उन लोगों ने खजाना रखा हुआ था। वहां और भी आतंकवादी थे जो डील के लिए आए हुए थे। इंस्पेक्टर आतंकवादियों और उन चोरों को भी पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। पीहू रसोई में काम कर रही होती है। उसे बहुत देर हो जाती है, जिस वजह से अब पीहू का गुस्सा आने लगता है, क्योंकि पीहू की देवरानी पीहू की मदद करने के लिए नहीं आती है। और बहुत देर हो जाने के बाद भी जब कुहू नहीं आती तो पीहू रसोई से बाहर जाती है और अपनी सास टूनी से कहती है, माँ जी, आखिर मैं कब तक अकेले रसोई में काम करती रहूंगी? अब तो मेरी देवरानी भी आ गई है और वो अब तक मेरी मदद करने के लिए रसोई में आई ही नहीं। अरे बहू, उसकी अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए उसे थोड़ा सा आराम करने दे। उसके बाद तो तुम दोनों को ही घर संभालना है, जरा थोड़ा सब्र कर ले बहू। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 9 - 0 कितने होते हैं।
अरे माँ जी, अब तो शादी को भी बहुत दिन हो गए हैं और भला अब कब तक वो आराम करेगी? आखिर कब तक मैं ही नौकरों की तरह यहाँ रसोई में काम करती रहूंगी? अरे जब ये घर हम दोनों बहू का है तो हम दोनों को साथ में ही काम करना चाहिए ना। कम से कम काम ना करे तो मेरी मदद तो करवा ही सकती है ना रसोई में आकर। बहू कुछ दिन और रुक जा, उसके बाद तुम दोनों मिलकर ही सारा काम कर लिया करना, ठीक है? माँ जी मैं सब जानती हूँ, आपको सारा प्यार अपनी छोटी बहू पर ही आता है बस। देवर जी ने अपनी पसंद से शादी कर ली है ना, और आपको भी वो बहुत पसंद है, इसलिए आप उसे कुछ तो कहोगी है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है बहू। तभी पीछे खड़ी कुहू अपनी जेठानी की बात सुन लेती है और उसे कहती है, अरे दीदी मैं आ तो गई हूँ आपकी मदद के लिए। और माँ जी दीदी सही तो बोल रही थी, जब घर दोनों बहू का है तो दोनों को ही काम करना चाहिए, एक को नहीं। ये सुनकर पीहू का गुस्सा कम होने लगता है और टोनी अपने मन ही मन कहती है, अरे वाह मेरी छोटी बहू, तू तो बहुत सयानी निकली। बड़ी बहू का गुस्सा भी खत्म कर दिया और घर में लड़ाई होने से भी बचा लिया। मेरी छोटी बहू घर को जोड़ना जानती है। आज सभी अच्छे से मिलजुल कर रहने लगे थे। माहौल बिल्कुल बदल गया था। तभी एक दिन पीहू की छोटी बहन चिंकी पीहू के ससुराल आती है और अपने मन ही मन में कहती है, तो ये है वो लड़की जिस वजह से मैं इस घर की बहू नहीं बन पाई। अब देखना मैं कैसे तुझे दुखी करती हूँ। चिंकी अपनी दीदी से कुहू की बुराई करने लगती है, लेकिन पीहू अपनी बहन से कहती है, अरे तू फालतू में गलत सोच रही है। मेरी देवरानी तो बहुत सयानी है, वो तो बहुत अच्छी है, तू ज्यादा मत सोचा कर, जा जाकर आराम कर। अब चिंकी धीरे धीरे कभी टोनी से तो कभी कुहू के पति पिंटू से कुहू की बुराई करने में लगी रहती। एक दिन जब कुहू चाय बना रही थी तो उसके हाथ से गलती से कप नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है, जिस पर चिंकी कहती है, अरे दीदी माने आपकी बहू को ठीक से काम करना भी नहीं आता है। जब से आई है तब से ऐसे ही नुकसान करने में लगी है। कैसी बहू ले आए आप घर? चिंकी मैं कब से देख रही हूँ तुझे, जब से तू आई है तब से तू मेरी सयानी देवरानी के पीछे पड़ी हुई है। मैं सब अच्छे से समझती हूँ, समझी ना। अब अच्छा यही होगा कि तू वापस चली जाए। मैं अपनी देवरानी के साथ रहकर सयानी हो गई हूँ और अपने घर को टूटने नहीं दूंगी। चल निकल यहाँ से। पीहू अपनी बहन को घर से निकाल देती है और अपनी देवरानी के साथ खुशी खुशी रहती है।